तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम्म। ये एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के दिल की धड़कन के बारे में है। हम्म। मतलब वो सिस्टम जो इस विशाल सोई हुई मशीन को पहली सांस देता है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक लोको पायलट राजू कुमार के हाथ से बने हुए नोट्स है। और यही बात इसे सबसे खास बनाती है। मतलब ये वो जानकारी है जो पटरियों पर असल दुनिया की चुनौतियों के बीच पैदा हुई है। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव का आप कह सकते हैं निचोड़ है। तो आज का हमारा मिशन यही है, राजू जी के इन नोट्स को डिकोड करना। हम ये समझना चाहते हैं कि एक लोको की बैटरी और उससे जुड़ा जो पूरा सिस्टम है, वो असल में काम कैसे करता है। हाँ। वो कौन से आंकड़े हैं, पुर्जे हैं, प्रक्रियाएं हैं जो एक विशाल ट्रेन को चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक बैटरी की कहानी नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। एक ऐसा डिजाइन जो सुरक्षा, भरोसे और मौके पर समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। हम देखेंगे कि कैसे 10 छोटी छोटी बैटरियां मिलकर एक लोहे के दानव में जान डालने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं। तो चलिए इस सिस्टम की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी बनावट से ही शुरू करते हैं। जब हम लोको की बैटरी के बारे में सोचते हैं तो मेरे दिमाग में तो एक बहुत बड़ी कोई ट्रक जैसी बैटरी की तस्वीर आती है, लेकिन नोट्स के मुताबिक हकीकत कुछ और ही है। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन यहाँ सिस्टम बहुत ज्यादा सोचा समझा हुआ है। एक बड़ी बैटरी की जगह लोको के फ्रेम के नीचे कुल 4 बैटरी बॉक्स लगाए गए हैं। 4 बॉक्स? हाँ, और इन 4 बॉक्स में 10 अलग अलग बैटरियां रखी गई हैं। 10 बैटरियां। और नोट्स में उनके रखने का तरीका भी बताया गया है। पहले और आखिरी बॉक्स में 3-3 और बीच के 2 में 2-2। मेरा सवाल ये है कि एक बड़ी 110 वोल्ट की बैटरी बनाने की बजाय इस तरह 10 टुकड़ों में इसे क्यों बांटा गया है? इसका क्या फायदा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब जो है वो डिजाइन की गहराई को दिखाता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। अच्छा। पहला, वजन का संतुलन। लोको बहुत भारी होता है और वजन का सही बंटवारा बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, मेंटेनेंस। मतलब रख रखाव। हाँ, अगर एक बैटरी खराब हो जाती है तो आपको पूरी विशाल यूनिट को नहीं बदलना पड़ता, सिर्फ उस एक छोटी बैटरी को बदलना होता है, जो कहीं ज्यादा आसान और सस्ता है। और तीसरा? जो सबसे जरूरी है, विश्वसनीयता। अगर एक बैटरी में कोई समस्या आ भी जाए तो पूरा सिस्टम एक साथ बंद नहीं होता। मतलब ये सिस्टम फेल होने के चांस को कम से कम करने के लिए बनाया गया है। हाँ। ठीक है। तो इन 10 बैटरियों का सबसे पहला काम क्या है? ये उस लोको के लिए क्या करती हैं जो पूरी तरह से बंद और ठंडा पड़ा है? ये बैटरियां उस सोए हुए लोको के नर्वस सिस्टम को जगाने का काम करती हैं। देखिए, जब लोको बंद है तो उसका संपर्क ऊपर की 25,000 वोल्ट की लाइन से कटा हुआ है। बिल्कुल। उसे जगाने के लिए जो पहली पावर चाहिए वो यही बैटरियां देती हैं, 110 वोल्ट की डीसी सप्लाई। ये पावर लोको के दिमाग यानी उसके कंट्रोल सर्किट्स को ऑन करती है। और इसी पावर से वो चलता है, जिसे नोट्स में बेबी कंप्रेसर या एमसीपीए कहा गया है। ये नाम थोड़ा अजीब है। एक इतने बड़े लोको में बेबी कंप्रेसर का क्या काम? ये नाम बिल्कुल सटीक है। लोको का जो मेन कंप्रेसर है वो तो तब चलेगा जब उसे ऊपर से 25,000 वोल्ट की पावर मिलेगी। लेकिन वो पार लेने के लिए पेंटोग्राफ को ऊपर उठाना पड़ता है, और पेंटोग्राफ हवा के दबाव यानी न्यूमैटिक प्रेशर से उठता है। तो ये बेबी कंप्रेसर बैटरी की पावर से चलकर बस उतना प्रेशर बनाता है जिससे पेंटोग्राफ ऊपर उठ जाए। एग्जैक्टली, जिससे वो ऊपर उठकर ओवरहेड लाइन को छू सकें। और साथ ही यही प्रेशर वीसीबी यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को भी तैयार करता है, जो मेन पावर का स्विच है। अच्छा। तो संक्षेप में, इन बैटरियों के बिना लोको कभी भी अपनी मेन पावर लाइन से जुड़ी नहीं सकता। अच्छा, तो ये कहानी का पहला और सबसे जरूरी किरदार है। चलिए अब उन आंकड़ों पर आते हैं जो राजू जी ने अपने नोट्स में लिखे हैं। 110 वोल्ट, ये आंकड़ा बनता कैसे है? यहाँ इंजीनियरिंग की सादगी और खूबसूरती एक साथ दिखती है। नोट्स के अनुसार हर बैटरी के अंदर 5 सेल होते हैं। हर एक बैटरी में 5 सेल? हाँ, और हर एक सेल 2.2 वोल्ट का होता है। ओके, तो अगर हम इसका हिसाब लगाएं, 10 बैटरियां हैं, हर एक में 5 सेल, तो कुल 50 सेल हो गए। और हर सेल 2.2 वोल्ट का, तो 50 को 2.2 से गुणा करने पर 110 वोल्ट आता है। ये तो बहुत सीधा सा गणित है। बिल्कुल। और ये मॉड्यूलर डिजाइन सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। ये सिर्फ पावर बनाने के बारे में नहीं है, ये एक स्थिर और भरोसेमंद पावर बनाने के बारे में है।
अब इन नोट्स में बैटरी की क्षमता का भी जिक्र है, 75 AH। हाँ, ये AH मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। 75 AH का असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि ये 75 घंटे चलेगी? ये क्या बला है? ये एक आम कंफ्यूजन है। AH का मतलब है एम्पियर घंटा। एम्पियर आवर। हाँ, एम्पियर आवर। इससे आप बैटरी का फ्यूल टैंक समझ सकते हैं। ये बताता है कि बैटरी में कितनी ऊर्जा जमा है। 75 AH का मतलब ये नहीं कि वो 75 घंटे चलेगी। इसका मतलब है कि वो सैद्धांतिक रूप से 75 एम्पियर का करंट 1 घंटे तक दे सकती है, या फिर या 1 एम्पियर का करंट 75 घंटे तक। ये करंट और समय का गुणनफल है। जितना ज्यादा करंट आप निकालेंगे उतनी जल्दी बैटरी खत्म होगी। समझ गए। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है न्यूनतम वर्किंग वोल्टेज। नोट्स में लिखा है कि कन्वेंशनल लोगों के लिए ये 85 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है? आप इसे सिस्टम के लिए रेड लाइन समझ सकते हैं। रेड लाइन। हाँ, अगर बैटरी का वोल्टेज इस स्तर से नीचे गिर जाता है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और रिले ठीक से काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि बेबी कंप्रेसर चले ही ना, या अगर चल भी जाए तो वीसीबी को ऑपरेट करने के लिए जरूरी पावर न मिले। मतलब ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसके नीचे लोगों को जगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एकदम सही शब्द, लक्ष्मण रेखा। ठीक है। अब हम सिस्टम के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ रहे हैं, इसकी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। इतनी ज्यादा पावर को बिना मजबूत सुरक्षा के खुला नहीं छोड़ा जा सकता। सही बात है। और यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई परतों वाली सुरक्षा है। जैसे कि नोट्स में कुछ नाम लिखें। एडिशनल CCBA, ये क्या है? ये सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। ये सिस्टम का मुख्य फ्यूज है। ये सीधे बैटरी नंबर 1 से जुड़ा होता है और लोगों के फ्रेम के नीचे बैटरी बॉक्स में ही लगा होता है। इसका काम बहुत सरल है। अगर किसी भी वजह से सर्किट में 35 एम्पियर से ज्यादा करंट बहता है तो ये पिघलकर कनेक्शन तोड़ देता है और लाखों की बैटरी और हजारों लोगों की जान बचा जाती है। बिल्कुल। इससे अंदाजा लगता है कि हम यहाँ कितनी बड़ी ताकत की बात कर रहे हैं। और इसे कंट्रोल करने का कोई स्विच भी तो होगा। हाँ, उसे HBA कहते हैं। ये बैटरी का मुख्य स्विच है जो लोको पायलट के कैब नंबर 2 में स्विच बोर्ड पर लगा होता है। ओके। यहीं से पायलट तय करता है कि बैटरी की पावर को लोको में भेजना है या नहीं। इस चीज पर आते हैं जिससे मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, होबा स्विच। नोट्स में लिखा है कि ये बार बार मेल्ट होने वाले फ्यूज को रोकता है। ये कोई जादुई बटन तो नहीं है? ये कैसे काम करता है? हाँ, नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये जमीनी इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। इसे आप एक तरह का देसी जुगाड़ कह सकते हैं। जी, जिससे इंजीनियरिंग की भाषा में फेल सेफ या लिम्प मोड कहते हैं। लिम्प मोड? हाँ, सोचिए, एक पायलट एक भरी हुई ट्रेन के साथ कहीं बीच रास्ते में है और कंट्रोल सर्किट का कोई छोटा फ्यूज जैसे CCBA या CCPT बार बार उड़ रहा है और उसके पास ट्रेन रोककर खराबी ढूंढने का समय नहीं है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में पायलट के लिए ये स्विच एक लाइफलाइन है। वो HOBA स्विच को उसकी सामान्य ऑन स्थिति से ऑफ स्थिति में कर देता है। ओके। ऐसा करते ही सर्किट में 210 ओम का एक रेजिस्टेंस, जिसका नाम RHOBA है, वो जुड़ जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, रेजिस्टेंस का काम करंट के भाव में थोड़ी रुकावट डालना है। मतलब ये करंट को थोड़ा कम कर देता है। हाँ, बस इतना कम कि फ्यूज ना पिघले, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि कंट्रोल सिस्टम काम करना बंद कर दे। वाह। ये एक अस्थायी उपाय है जो पायलट को अपनी यात्रा पूरी करने और लोगों को शेड तक सुरक्षित पहुंचाने का मौका देता है, जहां असली समस्या को ठीक किया जा सके। ये तो सच में दिखाता है कि सिस्टम बनाने वालों ने असल दुनिया की मुश्किलों के बारे में कितना सोचा है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा Q61 रिले और LTBA का भी जिक्र है। ये क्या करते हैं? ये सुरक्षा की अगली परतें हैं। Q61 रिले वो बैटरी चार्जर का चौकीदार है। चौकीदार? हाँ, जब लोको चलने लगता है और उसे ऊपर से पावर मिलती है तो यही रिले ये पक्का करता है कि बैटरी सही वोल्टेज और करंट से चार्ज हो। और LTBA को आप सिस्टम का स्टेबलाइजर समझ सकते हैं। जैसे हमारे घरों में होता है। बिल्कुल, जैसे घर में वोल्टेज के अचानक बढ़ने पर स्टेबलाइजर टीवी फ्रिज को बचाता है, वैसे ही अगर कभी ओवरहेड लाइन से कोई हाई वोल्टेज का झटका आए तो LTBA उस अतिरिक्त करंट को पकड़कर जमीन में भेज देता है और पूरे कंट्रोल सिस्टम को जलने से बचाता है। ठीक है, तो ये बैटरियां लोगों का दिल है और इनके चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच है। लेकिन इस दिल को स्वस्थ कैसे रखा जाता है? एक पायलट को कैसे पता चलता है कि बैटरी अंदर से ठीक है या नहीं? इसके लिए हमें बैटरी के अंदर झांकना होगा। नोट्स में इलेक्ट्रोलाइट के 3.1 अनुपात का जिक्र है।
3:1। इसका मतलब है 3 हिस्से डिस्टिल्ड वाटर यानी एकदम साफ पानी जिसमें कोई मिनरल ना हो, और 1 हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड। यही घोल बैटरी की जान है, और यही वो माध्यम है जहां केमिकल रिएक्शन होकर एनर्जी स्टोर होती है। और इसकी सेहत जांचने के लिए क्या सिर्फ स्विच बोर्ड पर लगे यूबीए गेज में वोल्टेज देखना काफी है? वोल्टेज देखना एक त्वरित जांच है, जैसे किसी का माथा छूकर बुखार चेक करना। अच्छा। यूबीए गेज आपको बताता है कि बैटरी में उस समय कितना दबाव है, लेकिन असली स्वास्थ्य जांच होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ये बैटरी का ब्लड टेस्ट करने जैसा है, जो उसकी अंदरूनी हालत बताता है, जिसे हाइड्रोमीटर नाम के एक टूल से मापा जाता है, जैसा कि नोट्स में बताया गया है। बिल्कुल। स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व असल में इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व को मापता है। जब बैटरी पूरी तरह चार्ज होती है तो घोल में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और इसका घनत्व ज्यादा होता है। और नोट्स में इसकी वैल्यू भी दी है। हाँ, राजू जी के नोट्स में सटीक मान दिए गए हैं। पूरी तरह चार्ज बैटरी के लिए 1.240, और जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है एसिड प्लेटों में सोख लिया जाता है और घोल में पानी का अनुपात बढ़ जाता है, जिससे घनत्व कम होकर 1.140 तक पहुंच जाता है। तो ये आंकड़ा सीधे तौर पर बैटरी की रासायनिक स्थिति को बताता है। एग्जैक्टली, उसकी चार्ज रखने की क्षमता को। मतलब वोल्टेज एक ऊपरी जांच है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा गहरी और सटीक जानकारी देती है। और रख-रखाव के लिए क्या सलाह दी गई है? एक बहुत ही सरल और सदियों पुरानी पर सबसे कारगर सलाह, बैटरी के टर्मिनलों पर पेट्रोलियम जेली लगाना। बस इतना ही? सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन राजू कुमार जी ने अपने नोट्स में इस पर जोर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा कि कैसे एक जंग लगा हुआ टर्मिनल बारिश के मौसम में एक लोको को डेड कर सकता है। ये जली हवा और नमी को टर्मिनलों तक पहुंचने से रोकती है, जिससे कनेक्शन मजबूत और जंग मुक्त रहता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने राजू कुमार जी के एक तकनीकी नोट से शुरुआत की और एक पूरे लोकोमोटिव के नर्वस सिस्टम के जागने की प्रक्रिया को परत दर परत समझ लिया। हाँ, ये सिर्फ आंकड़ों और पुर्जों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक कहानी है कि कैसे सटीक इंजीनियरिंग और व्यावहारिक सोच मिलकर एक विशाल मशीन में जान फूंकते हैं। यह सटीक आंकड़ों जैसे 110 वोल्ट या 75 AH, चतुर इंजीनियरिंग जैसे HOB स्विच और व्यावहारिक सुरक्षा उपायों का एक मिलाजुला सिस्टम है। हर पुर्जे का एक स्पष्ट उद्देश्य है। हाँ, और वो उस उद्देश्य को पूरा करता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सारे विवरण हमें भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। ये सिर्फ क्या नहीं है, बल्कि क्यों है। न्यूनतम वोल्टेज की एक सख्त सीमा से लेकर HOB जैसे स्विच का होना, ये सब एक ऐसे सिस्टम की ओर इशारा करता है जिसे हर हाल में चलते रहने और मौके पर समस्या सुलझाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मानता है कि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती। बिल्कुल, और पायलट को उन स्थितियों से निपटने के लिए उपकरण देने की जरूरत है। बिल्कुल, ये लैबोरेटरी में बना सिस्टम नहीं है, ये पटरियों पर चलने के लिए बना सिस्टम है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन्हीं नोट से निकला है और सोचने पर मजबूर करता है। जरूर। स्रोत में ये उल्लेख है कि MPCS यानी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम वाले जो आधुनिक लोको हैं, उनको काम करने के लिए थोड़ा ज्यादा न्यूनतम वोल्टेज यानी 90V चाहिए, जबकि पुराने पारंपरिक कन्वेंशनल लोको 85V पर भी काम कर लेते हैं। हाँ, ये 5 वोल्ट का एक छोटा सा लेकिन बहुत दिलचस्प अंतर है। तो सवाल ये है कि इन आधुनिक लोको के कंट्रोल सिस्टम में ऐसा कौन सा सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है जिसके लिए अतिरिक्त 5 वोल्ट की स्थिरता की आवश्यकता होती है? क्या उनके संवेदनशील माइक्रोप्रोसेसर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को काम करने के लिए एक ज्यादा स्थिर और ऊंची वोल्टेज बेसलाइन की जरूरत होती है? वोल्टेज का यह छोटा सा अंतर हमें लोकोमोटिव तकनीक के विकास और उसकी बढ़ती हुई जटिलता के बारे में क्या संकेत देता है?